तो देखिए, कल हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ सर्कल, उसमें हमने वेरियस टर्म्स पढ़ी थी सर्कल की, कॉर्ड, सेकेंड, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क्स। तो अब उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके फॉर्मूलेज। एज आई सेड वी वोंट रश इनटू थिंग्स, आराम से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो बेसिक है ये तो आपको पता ही है कि लेट्स से वी हैव अ सर्कल, दिस इज योर सर्कल एंड लेट्स से दिस इज योर सेंटर एंड दिस इज योर रेडियस। तो सर्कल को डिफाइन करने में 10th में तो खाली हमको एक रेडियस पता हो तो एक सर्कल हम डिफाइन कर देंगे, एक ड्रॉ कर देंगे सर्कल। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर, दिस यू ऑलरेडी नो। देन सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, दैट इज 2 पाई आर, ये भी आपको पता है। नाउ इसके बाद अब हमें समझना है कि फॉर अ सेमी सर्कल, नाउ व्हाट इज अ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल हमारा आधा सर्कल होता है, और वो आधा कैसे बनता है? जब हम डायमीटर के थ्रू कॉर्ड जो बनाते हैं वो हाफ हाफ कर देता है हमारा। लेट्स से दिस इज योर सेमी सर्कल, दिस इज योर सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का एरिया भी चाहिए और पेरीमीटर भी चाहिए। तो लेट्स से, तो इसका एरिया क्या होगा? द एरिया ऑफ दिस वुड बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस, क्योंकि आधे में कर दिया है इसको, तो इसको आधा हमने कर दिया है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे का था, उसका आधा कर दिया। सेमी मीन्स हाफ, बाय द वे सेमी मीन्स हाफ, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट है सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस आपको ये समझना है कि सरकमफ्रेंस बाउंड्री होती है। तो इसमें बाउंड्री क्या है? वील हैव टू अंडरस्टैंड कि बाउंड्री क्या है। बाउंड्री आपको समझनी है, ये है बाउंड्री, ये जो हम रेड से बना रहे हैं, ये देखिए ये बाउंड्री है एंड प्लस ये बाउंड्री है। तो चेक करिए, बाउंड्री जब आप डिफाइन करोगे तो ये जो बाहर वाली बाउंड्री है वो तो 2 पाई आर बाई 2 हो गई। 2 पाई आर पूरी थी और उसका आधा ले लिया तो कितना हो गया? पाई आर। तो दिस इज ये वाला पोर्शन। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस इज आर प्लस आर, दैट इज 2r। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? 2r। तो जब भी आपसे सेमी सर्कल बोला जाए और उसके सरकमफ्रेंस बोली जाए तो आप खाली पाई आर नहीं बताएंगे, आप उसमें ये 2r भी ऐड करके ज़रूर बताएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर आपको फिगर इस किस्म से दिया है, लेट्स से दे गिव यू दिस, ध्यान से समझिएगा ये बात, एंड दे गिव यू दिस एंड देन दे से व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अलग नहीं है, ये पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो सिर्फ इस बार आप आंसर क्या देंगे? आप सिर्फ हाफ ऑफ द सेमी सर्कल बताएंगे। ये पेरीमीटर हो जाएगा, ये पेरीमीटर, यू वोंट टेक दिस। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा? पाई आर। लेकिन अगर फिगर ये बना के देगा तब आप ये 2r भी इसमें इंक्लूड, क्योंकि ये पूरा सर्कल है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, तो जब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो ये पूरा पिज़्ज़ा आपको मिला। अब पूरा पिज़्ज़ा मिला और मैं कहूँ इसके आधे पिज़्ज़ा का सरकमफ्रेंस क्या है? तो ये जो बीच वाली लाइन है ये तो पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा है, इसको तो आप नहीं छू पा रहे हो, आप तो सिर्फ बाउंड्री को छू पाओगे। बाउंड्री क्या होगी आपकी? ये वाला पार्ट, ये हाफ, सॉरी ये आपका हाफ पार्ट ये होगा, जो बाउंड्री ये होगी, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट तो सिर्फ क्या है? 2 पाई आर बाई 2 है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पिज़्ज़ा को सेमी सर्कल के फॉर्म में ही वो दे रहा है, तो इस बार तो आप सेमी सर्कल में ये भी छू लोगे, पिज़्ज़ा का ये पार्ट भी आप टच कर सकते हो। तो इस बार हमको ये बाउंड्री भी ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर पूरा सर्कल दिया और फिर सेमी सर्कल मांगा है तो खाली 2 पाई आर बाई 2। लेकिन अगर एक्चुअली में सेमी सर्कल दे दिया है तो फिर उसकी ये लेंथ भी हमारे लिए अवेलेबल है, इसमें हम 2r भी ऐड करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर फिगर आपको ऐसा दिया है तो आप ये 2r ऐड करोगे, लेकिन अगर फिगर आपको पूरा सर्कल दिया और वो कह रहा है सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या है, तो फिर आप ये बीच वाला पोर्शन नहीं लोगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आइए थर्ड केस। नाउ द थर्ड केस इज रिंग का केस। रिंग क्या होती है? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, हैविंग सेम सेंटर, हैविंग सेम सेंटर। कौन का मतलब होता है? सेम,
सेंट्रिक मतलब सेंटर, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। तो चेक करिए कि सर्कल C1 है और अंदर वाला लेट से C2 है, दोनों का सेंटर सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ उनकी रेडियस है। अंदर वाले सर्कल की रेडियस छोटा आर, बड़े वाले सर्कल की रेडियस बड़ा आर। अब मैं कहूँ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिंग, तो एक तरीके से सोचिए ये जो बीच वाला व्हाइट पोर्शन ये खाली है, तो ये रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आउटर एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला एरिया क्या होगा? ये वाला, दिस वुड बी स्मॉल पाई आर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कौन सा एरिया आ जाएगा? ये शेडेड वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द रिंग इज ऑलवेज द आउटर एरिया माइनस द इनर एरिया। नाउ अगर वो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, तो सर्कमफ्रेंस देखिए बेसिकली बाउंड्री का मतलब वो होता है कि जिस पार्ट को हम एक्चुअली टच कर सकते हैं। तो अब चेक करिए, हम ये आउटर बाउंड्री टच कर लेंगे, आई यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स से ये वाला टच कर लेंगे, ये पार्ट, ये टच हम कर लेंगे, और कौन सा पार्ट टच कर लेंगे? ये वाला टच कर लेंगे। तो अंदर वाला को टच करना मतलब अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस, और बाहर वाले को टच कर रहे हैं मतलब बाहर वाले का सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है। तो अंदर का सर्कमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल आर, और बाहर वाले का सर्कमफ्रेंस 2 पाई कैपिटल आर। तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर। ठीक, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है इज द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क हमने क्या पढ़ा था कि किसी सर्कल की बाउंड्री का पोर्शन, जैसे ये लेट से हम ये सर्कल बनाए, और लेट से मैं कहूँ ये पोर्शन की लेंथ मुझे चाहिए जो मैं रेड से बना रहा हूँ। नाउ दिस विल एक्ट एज अ आर्क बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री। अब क्या होगा? ये आर्क कैसे बना होगा? एक सेंट्रल एंगल से बना होगा। लेट से दिस पॉइंट इज ए, लेट दिस पॉइंट इज बी। तो आर्क ए बी की अगर मुझे लेंथ निकालनी हो तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट? इट विल डिपेंड अपॉन द सेंट्रल एंगल। जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना बड़ा ये आर्क होगा, जितना छोटा एंगल होगा उतना ही छोटा आर्क होगा। तो अगर मुझे लेट से माइनर आर्क, ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन की लेंथ निकालनी है, तो ये आर्क है क्योंकि पार्ट ऑफ द बाउंड्री है, और लेट से दिस एंगल इज थीटा। तो इसकी लेंथ हमारी किस फॉर्मूले से आती है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। नाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप चेक करिए, अगर पूरा सर्कल, हम ये पूरा सर्कल लेते तो ये एंगल क्या बनता? 360। तो अगर 360 डिग्री घूमेंगे तो कितना सर्कमफ्रेंस कवर कर लेंगे? 2 पाई आर। तो थीटा अगर कवर करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। इस वजह से ये फॉर्मूला आता है। ये सीधे सीधे यूनिटरी मेथड लग रहा है कि 360 डिग्री पूरा घूमेंगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस कवर हो जाएगा, तो थीटा डिग्री कवर करेंगे तो कितना सर्कमफ्रेंस कवर होगा? इट वुड बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये माइनर आर्क क्यों कह रहा है? अगर ये थीटा एंगल लेस देन 180 है तो ये माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क की लेंथ आ जाएगी। और अगर मेजर आर्क की लेंथ पूछेगा तो क्या करूंगा? टोटल सर्कमफ्रेंस में से ये माइनर आर्क सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेजर आर्क के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। मेजर आर्क की लेंथ कैसे निकलेगी? माइनर आर्क की लेंथ निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल सर्कमफ्रेंस से। इज दिस क्लियर? देखिए जो सर्कमफ्रेंस हम निकाल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस की लेंथ निकाल रहे हैं, तो हमें पूरी सर्कमफ्रेंस नहीं चाहिए। पूरी सर्कमफ्रेंस चाहिए होती तो 2 पाई आर हम सीधे सीधे बोलते हैं। हमें सर्कमफ्रेंस का कुछ हिस्सा चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए। लेट्स से ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल। जितना बड़ा ये एंगल होगा उतनी बड़ी ये लेंथ होगी, जितना छोटा एंगल होगा उतनी छोटी लेंथ होगी। तो हमने ये लॉजिक लगाया कि अगर हम पूरा सर्कल, पूरा ये एंगल कवर कर लेते 360, तो हमें पूरी सर्कमफ्रेंस कवर हो जाती, मेरी 2 पाई आर लेंथ कवर हो जाती। तो थीटा एंगल अगर कवर करूंगा तो कितनी कवर होगी? यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और मेजर आर्क की लेंथ मैं कैसे निकालूंगी? ये मेरा मेजर आर्क, ध्यान दीजिएगा क्लास। लेट्स से दिस इज योर मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है आपका, क्योंकि इस पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 180 से ज्यादा है। देखिए ये एंगल बन रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 180। तो मेजर आर्क की लेंथ निकालनी हो तो क्या कीजिए? माइनर आर्क की लेंथ निकालिए इस फॉर्मूले से, और उसको टोटल लेंथ में से माइनस कर दीजिए। टोटल लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझना है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ध्यान से समझिएगा, ये जो 2-3 है ना, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर,
माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये 6 आपको विशेष रूप से ध्यान रखने। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, नाउ व्हाट वाज अ सेक्टर, रिवाइज कर लेते हैं। सेक्टर क्या होता था? इट इज द एरिया इंक्लोज्ड, सॉरी लेट्स से दिस इज योर सर्कल, इट वाज द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द 2 रेडियाई। ये सेंटर था, एक ये रेडियाई, एक ये रेडियाई, तो सरकमफ्रेंस और दोनों रेडियाई के बीच का जो होता था पोर्शन, उसे हम सेक्टर कहते थे। तो अब हम इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं, तो सेक्टर का एरिया भी वही लॉजिक लगाऊंगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा कि थीटा यहाँ पे क्या है। जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही बड़ा ये आर्क होगा और उतना ही ये एरिया बनेगा। जितना छोटा थीटा होगा उतना ही छोटा आर्क होगा, उतना ही छोटा एरिया कवर करेगा। तो हमें पता है कि अगर हम पूरा सर्कल 360 डिग्री घूम जाएं तो हमें कितना एरिया मिल जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया मिल जाएगा मुझे सर्कल का। तो अगर थीटा डिग्री अगर खाली घूमूं तो कितना मिलेगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। चेक करिए वही एंगल है, रादर वही फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी यूनिटरी मेथड से ही हमने निकाला है। एंड ये कौन सा एरिया आया? ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो अगर हम, ये हमारा कौन सा एरिया है? माइनर सेक्टर का है, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है? लेस देन 180। और अगर ये वाला एरिया कोई आपसे पूछ ले, लेट्स से दिस एरिया, ये एरिया क्या होगा? ये मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर के एरिया के लिए क्या करूं? टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं। जैसे आपने माइनर आर्क को मेजर आर्क में किया था, वैसे ही माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में करेंगे। वहां पे हमने थीटा अपॉन 360 2 पाई आर किया था, यहाँ थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर किया है। क्यों करा है? क्योंकि यहाँ एरिया ढूंढ रहे हैं, वहां पे हम सरकमफ्रेंस की लेंथ ढूंढ रहे थे। ये चीज समझ में आई क्लास? ठीक है। अब लास्ट चीज ये समझिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चीज, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब हम सेगमेंट जल्दी से रिवाइज कर लें, क्या था? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेगमेंट था, ये हमारा सर्कल था। सर्कल में हमने एक कॉर्ड बनाया, ये हमारा कॉर्ड बन गया। तो द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कॉर्ड एंड द सरकमफ्रेंस या आर्क, ये आर्क है हमारा, लेट से ये ए है, ये बी है, ये हमारा सेंटर है। तो चेक करिए, ये जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही बड़ा ए बी आर्क होगा, और जितना बड़ा ये आर्क होगा उसी हिसाब से ये एरिया निकल के आएगा कॉर्ड और इसके बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लॉजिक ये लगाएंगे हम कि हम ये जो ओ ए बी है, ओ ए बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, तो ओ ए सी बी ये हमारे लिए पूरा सेक्टर है। चेक करिए क्लास, ये पूरा हमारे लिए सेक्टर है। इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। चेक करिए, ये एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करे दे रहा हूं, तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा? ये नीचे वाला। और ये एरिया क्या है? सेगमेंट का एरिया है। तो वो लॉजिक हमने लगाया है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ एट दिस स्टेज आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया। ये आप 11th में पढ़ोगे, हाफ ए बी साइन सी होता है। तो इसका प्रूफ नहीं है अभी, 11th में तो हम लोग कर लेंगे। तो अभी आपको फॉर टाइमिंग ये मानना होगा कि सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे कौन सा एरिया मिल गया? ये हमारे सेगमेंट का एरिया मिल गया। अब अगर ये थीटा आपका लेस देन 180 है, तो ये माइनर आर्क है, तो फिर ये क्या बनाएगा? माइनर सेगमेंट बनाएगा। माइनर सेगमेंट होगा तो ये एरिया इससे फॉर्मूले से आएगा एरिया। मेजर सेगमेंट का पूछेगा तो क्या कीजिए? टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये एरिया घटा दीजिए। ये वाला एरिया तो मैं निकाल ही चुका हूँ। टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया मेरा पाई आर स्क्वायर है, ये पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये एरिया मैंने घटा दिया, तो क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये चीज क्लियर हुई क्लास? अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहां पे मैंने बोला आपसे कि यहां पे थीटा जो एंगल ले रहा हूं, ये जो थीटा है, मैंने बोला कि 180 से कम होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन एट दिस स्टेज 10th में आपने जितने भी एंगल्स पढ़े हैं, दे आर व्हाट? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े। तो अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इनमें से कोई एंगल होगा तो आप बता दोगे। लेकिन अगर 90 से ऊपर हुआ
180 से तो कम रहेगा, लेकिन अगर 90 से ऊपर रहा, 180 के बीच में कोई एंगल आया, तब आपको वैल्यू नहीं पता लगेगी साइन की। तो एक चीज मैं बताए दे रहा हूं फॉर योर नॉलेज कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अब समझिएगा मेरी बात, अगर थीटा 90 से ऊपर है लेकिन 180 से कम है, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपको पता नहीं है अभी एट दिस स्टेज। लेकिन इसी फॉर्मूले में हमने चेंज करके क्या करा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा की जगह आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखा। तो अब चेक करिए, जो थीटा बाई 2 है और यहाँ भी थीटा बाई 2 है, अब थीटा की वैल्यू 90 से 180 है, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, बाई 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 45 से लेके 90 के बीच में, और 45 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो आपको स्टैंडर्ड एंगल्स मिल जाएंगे, तो फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ये पॉइंट समझ में आया? देखिए बेसिकली मैंने ये बोला कि अगर आपका ये जो एंगल है, ये जो आप यहाँ एंगल सेंट्रल एंगल बना रहे हो, अगर ये एंगल, इफ दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, तो आपका ये फॉर्मूला आराम से लग जाएगा। लगने को 90 से ऊपर होगा तो भी लगेगा, पर आपको वैल्यूज नहीं मालूम है कि साइन 90 तक तो आपने रट रखी है, साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, लेकिन लेट से अगर आ जाए थीटा इज 120, तो ये माइनर आर्क ही रहेगा क्योंकि 180 से तो कम है एंगल, लेकिन इसकी वैल्यू आप नहीं लिख पाओगे। साइन 120 अब आपको पता ही नहीं क्या होता है, साइन 150 आपको नहीं मालूम क्या होता है, साइन 135 आपको नहीं मालूम है क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी इसी से ही आया है, लेकिन अभी फॉर टाइमिंग आप नहीं समझोगे कि कैसे आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए, अब मैं कहूँ मेरा एंगल 120 डिग्री है, तो अब चेक करिए यहाँ पे क्या आएगा, 120/2 60 डिग्री यहाँ आएगा, साइन 60 वो भी वैल्यू आपको पता है, और कॉस 60 आएगी वो भी आपको वैल्यू पता है। तो क्या हो गया, एंगल तो 90 से ऊपर था, लेकिन इस फॉर्मूले की वजह से वो क्या हो गया, 90 से कम हो गया। 90 से कम हो गया तो स्टैंडर्ड एंगल्स की कैटेगरी में आ गया, उसकी वैल्यूज आपको पता ही है, तो आप निकाल ले जाओगे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपके नहीं, आपका हाफ करने के बाद स्टैंडर्ड एंगल आना चाहिए, हाफ करने के बाद स्टैंडर्ड एंगल आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं। एट दिस स्टेज 11th में तो सब सीख जाएंगे आप, लेकिन 10th में मैं बता रहा हूँ 99.99% तो आपको यहाँ पे जो थीटा दिया जाएगा वो लेस देन 90 दिया जाएगा, जिससे कि आप स्ट्रेट अवे इसमें वैल्यू रख सकें। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर 90 से ऊपर आ गया तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, अब एक ये कॉन्सेप्ट देखिए, ये पहले ही मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको आसानी लगे। कि फॉर रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, नाउ जो आपकी घड़ी होती है, क्लॉक होती है, उसमें आपके दो वो होती हैं, हैंड्स होते हैं, एक आपका होता है आवर हैंड और एक होता है आपका मिनट्स हैंड, ठीक है। तो ये दोनों ही हैंड्स आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेट्स से दिस इज ओ, तो ऑब्वियसली हम क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो मिनट हैंड घूमता है ये भी सर्कुलर मोशन में घूमता है, और जो आवर हैंड है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है, गोल गोल। इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्कुलर मोशन में घूमता है तो ये क्या बनाता है, ये तो सर्कल बनाता है। तो जो ये मिनट हैंड है, लेट्स से मैं खाली मिनट हैंड की पहले बात करता हूँ, ये जो मिनट हैंड है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ध्यान करिए, ये क्या बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, और ये पूरी चीज क्या बन रही है, ये सेक्टर बन रहा है। ये बात क्लियर हुई क्लास, कि जब हमारा हैंड मूव करता है तो वो आर्क भी बनाता है और सेक्टर भी बनाता है। इसी तरीके से जो आवर वाला हैंड है वो भी ऐसे ही मूव करेगा, वो भी अपने हिसाब से क्या बनाएगा। लेट्स से ये आवर हैंड है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो ये क्या बनाएगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये क्या हो गई, आर्क लेंथ, और ये पूरा एरिया क्या हो गया, सेक्टर हो गया। तो हमको इसके मूवमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे मूव कर रहा है, ये मूव कैसे कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मिनट हैंड है ये 60 मिनट्स पूरा घूमता है, पूरा 60 मिनट्स घूमता है, तो ये 360 डिग्री कवर कर लेता है। सोच के देखिए, ये लेट से 12 है, ये पूरा यहाँ से घूमेगा
ये पूरा घूम के पूरा वापस यहाँ आएगा, तो 1 घंटे में पूरा वापस आ जाता है मिनट हैंड, यानी 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा, 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, 6 डिग्री। ये स्पीड आपको ध्यान रहनी चाहिए कि पर मिनट वो कितना एंगल कवर कर रहा है, 6 डिग्री। अब मैं कहूँ कि 12:05 से 12:10 के बीच मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर किया, तो आप कहोगे 5 मिनट्स कवर किया है, तो 5 × 6 कितना एंगल, 30 डिग्री कवर किया है इसने। ये पॉइंट समझ में आया, ये स्पीड को बताने का ये मतलब होता है, ठीक है। अब तो ये स्पीड है, ये स्पीड आपको बस याद रखनी है कि मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। नाउ ऑन द अदर हैंड आवर हैंड का क्या रोल है, आवर हैंड को सोचिए 12 घंटे जब ये पूरा घूमता है तब 360 डिग्री कवर करता है। 12 बजे से शुरू कराइए इसको, लेट से किसी भी पॉइंट से शुरू कराइए, लेट से 12 बजे इसने शुरू किया घूमना, ये 12 बजे दोनों सुइयां यहाँ है, तो ये 12 बजे के बाद फिर से 12 बजेगा तब ये सुई वापस यहाँ आएगी छोटी वाली, तो यानी 12 आवर्स में ये 360 डिग्री घूम रहा है। तो 1 आवर में कितना घूमेगा, लेट से आई शुड रिमूव दिस, लेट से आई एम रिमूविंग दिस, देखिएगा लेट से 12 आवर्स में 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना घूमा वो, 360/12 यानी 30 डिग्री। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, यानी 60 मिनट्स में 30 डिग्री घूमा है। तो 1 मिनट में कितना घूमा, 30/60, हाफ डिग्री। हाँ, तो आपको इसकी स्पीड क्या याद रखनी है कि आवर हैंड की स्पीड क्या है कि 1 मिनट में वो हाफ डिग्री एंगल कवर करता है। और ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि ये डिग्री का क्या मतलब है। अब मैं कहूँ, ध्यान से सुनिएगा क्लास, कि मैं आपसे कहूँ कि मेरी जो घड़ी की सुई है आवर हैंड, वो लेट से 2 बजा था, 2 के बाद 3 पे आ गई, तो कितना मिनट चली, ये 5 मिनट चली, 5 मिनट चली तो कितना एंगल कवर करा उसने, 5/2 डिग्री। अब मैं पूछूं कि ये जो मिनट जो आवर वाला हैंड है इसने कितना एरिया कवर किया, तो एरिया क्या हो गया, एरिया तो आपका सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया। और अगर मैं इस आवर हैंड की लेंथ बता दूं, इस सुई की लेंथ बता दूं, तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये तो रेडियस की तरह एक्ट करेगा, चेक करिए, रेडियस की तरह एक्ट करेगा। तो ये रेडियस हो गई, ये एंगल आप निकाल लोगे, जितने मिनट चला उस हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से एंगल पता लग गया, रेडियस पता लग गया, तो फॉर्मूला लगा देंगे आप, θ/360 πr²। ये चीज क्लियर हुई क्लास कि हम यूज कैसे करेंगे क्लॉक को, ठीक है। ये तो बस आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने कि ये मिनट हैंड की स्पीड ये है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है। यू कैन हैव वेरी टफ क्वेश्चंस ऑन दिस। जो आपके एमबीए के पेपर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं, उसमें क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड दे कैन बी वेरी वेरी टफ, पर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि 1 मिनट में उनकी स्पीड्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, फॉर रोटेटिंग व्हील्स। अब रोटेटिंग व्हील्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे कि आप सोचिए आपके पास पहिया है, व्हील है, और वो आप घुमा रहे हैं, तो जब आप घुमा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या है। अब आप सोचिए, अगर लेट से मैं ये वाला मेरा व्हील है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, ये घूम के ऐसे आया, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो एक पूरा चक्कर अगर ये घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लेंथ वाइज, यहाँ से यहाँ, अगर ये पूरा एक राउंड घूम जाए, विल बी इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस। सब यहाँ से सोचिए, यहाँ आपने मार्क लगा दिया और इसको घुमाना शुरू किया, तो थोड़ी देर बाद मार्क यहाँ आएगा, फिर थोड़ी देर बाद मार्क यहाँ आएगा, फिर आप घुमाओगे, फिर मार्क कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो ये कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, ये अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर चल चुका होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो आपको फॉर्मूले पहले ही इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस करते समय सोचना ना पड़े। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन इज ऑलवेज 2πr, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन सरकमफ्रेंस। अब नाउ दिस इज ट्रिवियल, क्योंकि आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में 2πr चलता है, तो फिर जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया 1 मिनट में, उसमें कितना बार घुमा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर मिनट
अपॉन सरकमफ्रेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ रोटेशंस में। हाँ देखिए, सपोज मैंने कहा, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा एक मेरे पास व्हील है, लेट्स से आई हैव अ व्हील, दिस इज योर व्हील, एक सेकेंड, लेट्स से आई हैव अ व्हील, ठीक है, और इस व्हील की मैंने आपको रेडियस दे दी 7। लेट्स से मैंने कहा ये मेरे पास पहिया है और इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अब मैंने कहा कि ये मैंने घुमाना शुरू किया ऐसे, तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ आया, ऐसे घूम घूम के यहाँ है। मैंने कहा इसने टोटल डिस्टेंस 154 सेंटीमीटर चला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 154 सेंटीमीटर चला है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि 2 पाई आर तो ये एक रेवोल्यूशन में चलता है, एक रेवोल्यूशन अगर ये पूरा घूम गया होता तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस चलता, तो कितना डिस्टेंस चलता, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7, 7 से 7 कटा, कितना आ गया 44। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 44 2 80, लेट से 176 कर देता हूँ जिससे कि पूरा फ्रैक्शन ना आए, ठीक है। लेट से 176 सेंटीमीटर चला, ठीक है। अब चेक करिए एक चक्कर में कितना चला, वो 44 सेंटीमीटर में एक रेवोल्यूशन पूरा हुआ, तो 176 सेंटीमीटर में कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा, 1/44 इंटू 176, तो कितने रेवोल्यूशन करे 4। अब चेक करिए 176 क्या था, 176 डिस्टेंस था ना जो ये चला, देखिए डिस्टेंस ये चला, और ये क्या था 44 इसका क्या था सरकमफ्रेंस था, देखिए वही है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। हाँ, अब लास्ट पार्ट आप देखिए, टचिंग सर्कल्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 11th में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी 10th में सिर्फ इंट्रो है। इंट्रो क्या है, सपोज यू हैव 2 सर्कल्स C1 और C2 एंड दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली वो आपस में टच कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि उनके जो सेंटर्स के बीच की दूरी होती है ना, लेट से O इसका सेंटर है, O डैश इसका सेंटर है, तो इनके जो सेंटर्स के बीच की दूरी है विल बी इक्वल टू देयर सम ऑफ देयर रेडियाई। चेक करिए, जो O डैश की दूरी है वो क्या होगी, R1 प्लस R2 के बराबर होगी। O डैश की दूरी विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो इसके सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन है वो हमेशा इसके कहाँ से पास करेगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करेगी। ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे ये हम कैसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेट से मैं आपको इस सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, इस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देता हूँ x1 y1, और दूसरे सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट दे देता हूँ x2 y2, और दोनों सर्कल के बीच का रेडियस क्या है, पहले का R1 दूसरे का R2। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट x1 x2 का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन O एंड O डैश, और ये डिस्टेंस किसके बराबर हो रहा होगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आया क्लास, और इसका रिवर्स क्या होगा, अगर दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, ये वाला केस, तो फिर क्या हो रहा होगा, ये इस पहले वाले का सेंटर है, ये दूसरे वाले का सेंटर है, ध्यान दीजिए। तो O डैश क्या हो जाएगा, O डैश तो यही डिस्टेंस आएगा, अगर कोऑर्डिनेट्स यही ले रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पर इस बार देखिए ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, सोचिए, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू बाहर वाली रेडियस माइनस अंदर वाली रेडियस, ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस R2, और मॉड इसलिए लगा देंगे कि हमें पता नहीं कौन सा बड़ा है, R1 बड़ा होगा तो R1 माइनस R2। हालांकि यू विल हैव वेरी फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल टच का मतलब क्या होता है, इंटरनल टच का क्या मतलब होता है। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, दिस इज देयर डिफरेंस, एंड सम ऑफ देयर रेडियाई, देखिए ये सम है।